सो हेलो एवरीबॉडी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी रिकैप सेशंस को आगे बढ़ाते हैं। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर चल रहा है और आज बायोमोलिक्यूल्स का 9th सेशन है जिसमें हम लोग बात करेंगे अबाउट न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, ये स्लाइड हम बार बार देखते हैं हर वीडियो में कि बायोमोलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स पे सब हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने सबसे पहले प्रोटीन्स की बात की, फिर हमने बात की पॉलीसेकेराइड्स की और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड। तो बस आज ये फाइनल लाइन आप याद रख लें कि न्यूक्लिक एसिड्स, पॉलीसेकेराइड्स और प्रोटीन्स ये ट्रू मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन फॉर्म करते हैं। चलो शुरू करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। देखो, न्यूक्लिक एसिड देखने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप न्यूक्लियोटाइड वाला वीडियो देखो आप एक बार, है ना। न्यूक्लियोटाइड्स पे हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है बिकॉज एनसीईआरटी ने क्या है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स को बिल्कुल ही अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है, मतलब अलग अलग सेक्शन में एक्सप्लेन किया है। तो मैंने भी फिर उसी को फॉलो करते हुए ये वीडियोस बनाए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स वाला वीडियो देखो और उसके बाद ये वीडियो देखो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो, न्यूक्लिक एसिड अगेन एक पॉलीमर है। अब देखो, जो मैक्रोमोलिकुलर फ्रैक्शन है, अब क्या होता है कि जैसे हम लोग बात करते हैं ना, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन की बात करता हूँ मैं। चलो एक बार, एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, अगर आप मेरे वीडियोस प्रॉपर देख रहे हो बायोमोलिक्यूल्स के, तो हमने सबसे पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में हमें बड़े वाले मॉलिक्यूल्स मिलते हैं जिनका वेट बड़ा हो, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, यानी कि पॉलीसेकेराइड्स इसमें आएंगे, न्यूक्लिक एसिड्स एसिड इनसोल्यूबल में आएंगे और प्रोटीन्स एसिड इनसोल्यूबल में आएंगे। लेकिन एक माइक्रोमोलिक्यूल ऐसा है जो है माइक्रोमोलिक्यूल लेकिन आएगा ही एसिड इनसोल्यूबल में। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है ना। इसको और अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है फर्स्ट वीडियो में, आप वहाँ पे देख सकते हो। अब पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, इन तीनों में सिमिलरिटी क्या है कि तीनों ही पॉलीमर्स हैं। ऑल दी थ्री आर पॉलीमर्स, जबकि लिपिड पॉलीमर नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। लिपिड पे भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, तो आपने देखा होगा वहाँ पे कि हमने किस तरह से ग्लिसरॉल के साथ मिलकर 3 फैटी एसिड्स ज्वाइन करवाकर हमने लिपिड का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो आप देखो वहाँ लिपिड्स पॉलीमर नहीं होते, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो अब अगेन न्यूक्लिक एसिड्स भी क्या है? पॉलीमर्स। तो हमें इसके मोनोमर की स्टडी करनी पड़ेगी, है ना। तो मोनोमर देखते हैं इसका। तो जो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर, यानी जो इसका बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है एक न्यूक्लियोटाइड, है ना। न्यूक्लियोटाइड भी हमने डिटेल में स्टडी किया। तब हमने कहा कि न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए आपको ज़रूरत होगी एक पेंटोज शुगर की। तो ये लो आप, ये पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन की शुगर। आरएनए के केस में ये राइबोज होगी और डीएनए के केस में होगी डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, इस पेंटोज शुगर में सबसे पहले तो जुड़ा हुआ होगा एक नाइट्रोजनस बेस जो कार्बन नंबर 1 पे जुड़ेगा। आपने अगर न्यूक्लियोटाइड वाले वीडियोस अच्छे से देखे हो अगर आपने, तो उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से पहले कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है, फिर दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवें कार्बन पे जुड़ता है एक फॉस्फेट ग्रुप। मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर अभी दिखाऊंगा यहाँ पर। तब जाकर बनता है एक न्यूक्लियोटाइड, यानी एक न्यूक्लियोटाइड में एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजनस बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप होना चाहिए। फिर हमने न्यूक्लियोटाइड के एग्जांपल्स की भी बात की थी। तो हमने कहा था कि ये राइबोज शुगर है। कैसे पता ये राइबोज शुगर है? क्योंकि सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप लगा है। ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम। सेकंड कार्बन पे OH लगा है, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और पांचवा कार्बन। तो देखो, इस पेंटोज शुगर में, इस राइबोज शुगर में पहले कार्बन पे जोड़ दिया मैंने एडिनाइन, यानी नाइट्रोजनस बेस। तो जब शुगर और एडिनाइन मिलते हैं, जब ये ज्वाइन होते हैं, जब ये बॉन्ड बनाते हैं, तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। तो क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। अब इस न्यूक्लियोसाइड पे, यानी राइबोज शुगर और एडिनाइन पे 5वें कार्बन पे आके जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, तब बना न्यूक्लियोटाइड। और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है? एडिनाइलिक एसिड। ये भी हमने बात की थी कि नाइट्रोजन बेस का नाम है एडिनाइन। ये एडिनाइन जब राइबोज शुगर के साथ बाइंड होगा तो बनेगा न्यूक्लियोसाइड। और एडिनाइन के न्यूक्लियोसाइड को हमने नाम दिया था एडिनोसिन। और एडिनोसिन के साथ जब आप एक फॉस्फेट बॉन्ड जोड़ दोगे, कौन से कार्बन पे? 5वें कार्बन पे। देखो वापस बता रहा हूँ, शुगर जुड़ेगी पहले कार्बन पे, फॉस्फेट जुड़ेगा 5वें कार्बन पे, तब जाकर जो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड बना उसका नाम है एडिनाइलिक एसिड। और जितने भी अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं, हमने सबका नाम एडिनाइलिक एसिड रखा। क्यों? क्योंकि 5वें कार्बन पे आप क्या जोड़ रहे हो? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसलिए न्यूक्लियोटाइड का नाम बन जाएगा एसिड। तो एडिनाइन, उससे बनेगा न्यूक्लियोसाइड उसका एडिनोसिन, और उसका न्यूक्लियोटाइड कहेगा एडिनाइलिक एसिड। अब ये जो एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, अब इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में एक पॉलीमर बना दें, तब बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड, इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं।
अब कैसे ये चेन है, डीएनए आरएनए में क्या फ़र्क है, वो सब हम यहाँ पर अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो यहाँ देखो आप, ये पूरा एक अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स है। देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों न्यूक्लियोटाइड्स और इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक लंबी चेन बना लेते हैं, जिसे आप कहते हो, टर्म यूज़ किया है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसको और डिटेल में हम थोड़ी देर में अभी लेंगे। एनसीईआरटी कह रही है कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो किसी भी न्यूक्लिक एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक या मोनोमर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह की होती है, डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इनका ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इनमें जो एक बहुत मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस है शुगर का। जैसा मैंने कहा, पेंटोज शुगर आरएनए में कौन सी होती है, राइबोज, और डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज। तो इसी के बेस पे इनका नाम रखा। देखो दोनों में कॉमन क्या, न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड है। लेकिन ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें राइबोज शुगर हो वो राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर हो वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब हमने राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में भी डिफरेंस देखा, और ऐसा नाम क्यों है वो भी हमने देखा। ये देखो राइबोज शुगर का ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, ये पांचवा कार्बन, ठीक है, पेंटोज शुगर है क्योंकि तो 5 कार्बन होंगे। सेकंड कार्बन देखो आप, सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, एक OH ग्रुप, तो नाम है राइबोज। अगर इस सेकंड कार्बन से मैं एक ऑक्सीजन हटा दूं, यहाँ देखो आपको, यहाँ क्या दिख रहा है, H। कहाँ पे बात करें हम, सेकंड कार्बन पे। तो मैंने क्या किया, ऑक्सीजन हटाया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बोल दिया, डीऑक्सी। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, डीऑक्सी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, डीऑक्सीराइबोज। और 2-डीऑक्सीराइबोज रखा क्योंकि 2 डिनोट करता है कार्बन नंबर को। तो आप आज से याद रखें, इसको डीऑक्सीराइबोज की जगह 2-डीऑक्सीराइबोज बोले, ताकि आपको इसके साथ ये भी याद रहेगा कि सेकंड कार्बन पे आपको देखना है। सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप होगा तो राइबोज शुगर, नहीं तो डीऑक्सीराइबोज शुगर। और न्यूक्लियोटाइड में जैसी शुगर होगी उस हिसाब से या तो डीएनए बनेगा या आरएनए बनेगा। ये तो हो गया एक डिफरेंस। उसके अलावा और डिफरेंसेस देखें तो आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखो। इस डीएनए के स्ट्रक्चर में आपको पॉलीन्यूक्लियोटाइड की 2 अलग अलग चेन्स दिख रही है। ये पहली चेन, और ये इस तरह से हेलिकल है, और ये सेकंड चेन, ये भी हेलिकल है। अब ये दोनों चेन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जुड़ी हुई है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे भी मैं आऊँगा थोड़ी देर में। ये दोनों चेन्स आपस में किससे जुड़ी हुई है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं जो आपको अलग अलग कलर में हमने यहाँ पर शो कर रखे, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आपने वो किसी घर में देखा होगा ना, रिवॉल्विंग स्टेयरकेस, है ना, ऐसा सीढ़ियाँ बनी हुई होती गोल गोल टाइप से, बिल्कुल ऐसा लगता है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको लगता है जैसे इनके स्टेप्स हो इन सीढ़ियों के, क्लियर। और आरएनए में आपको केवल एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिख रही है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। आरएनए में एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जबकि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स आपस में हेलिकल फॉर्म में रहती है, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंस मैंने शुगर का देख लिया। तीसरा जो मेन डिफरेंस है वो है इनके नाइट्रोजनस बेस का। तो जो डीएनए में जो 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस हैं वो है थाइमिन, साइटोसिन, एडिनाइन और ग्वानिन। और आरएनए में है यूरासिल, साइटोसिन, एडिनाइन और ग्वानिन। अब साइटोसिन, एडिनाइन और ग्वानिन ये दोनों तो कॉमन, ये तीनों तो कॉमन है दोनों में। डिफरेंस क्या है, थाइमिन और यूरासिल का। थाइमिन केवल डीएनए में मिलेगा और यूरासिल केवल आपको आरएनए में मिलेगा। ये देखो आप समझ लो, थाइमिन और यूरासिल, थाइमिन केवल डीएनए में और यूरासिल केवल आरएनए में। तो ये हो गया तीसरा डिफरेंस। तो शुगर का डिफरेंस, नाइट्रोजनस बेसिस का डिफरेंस और स्ट्रक्चर का डिफरेंस, यानी सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, न्यूक्लिक एसिड आरएनए में और 2 होती है डीएनए में। अब चलते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊँगा, उसको समझें आप। ये बहुत ज़रूरी है कि 2 न्यूक्लियोटाइड्स जब आपस में बॉन्ड करते हैं तो वो बॉन्ड क्या कहलाता है और कब कहाँ पर बनता है। देखो समझो बात को एक बार अच्छे से। मैं वापस चलता हूँ एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड पे, एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड ये है। कार्बन नंबर सारा खेल खेल रहा है, देखना आप। कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ा है, नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। कार्बन नंबर 5 पे क्या जुड़ा है, यहाँ पर फॉस्फेट, यहीं पे जुड़ता है फॉस्फेट। तो ये क्या बन गया, एक न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट उसके शुगर के 5वें कार्बन पे जुड़ता है। यहाँ देख लो आप, ये देख लो, ये एक और न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पे, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये देखो आप, ये यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस, और जो कि यहाँ पे है एडिनाइन। ये जो टी का मतलब है ये है थाइमिन, एडिनाइन, और ये अगेन एडिनाइन। कार्बन नंबर 5 पे इसका खुद का फॉस्फेट। अब ध्यान से समझना जो मैं कह रहा हूँ, कार्बन नंबर 3 पे आके जुड़ेगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट,
कार्बन नंबर 3 पे आके कौन जुड़ेगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट। आप देखो यहाँ पर ये जो फॉस्फेट है ये इस शुगर का है, यानी इस न्यूक्लियोटाइड का है जो जुड़ा है कार्बन नंबर 5 पे। अब जब दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके पास में आया तो यही फॉस्फेट इसके तीसरे कार्बन पे जुड़ गया, यही फॉस्फेट इसके तीसरे कार्बन पे जुड़ गया। यानी कि आपको ये याद कैसे रखना है, इसको समझें आप। तो ये आप याद रखोगे कि जितने भी ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स हैं उन ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स पे कुछ ना कुछ जुड़ा है। ऑड नंबर मतलब 1, 3 और 5। 1 पे क्या जुड़ा है, 1 पे जुड़ा है नाइट्रोजनस बेस। 5 पे क्या जुड़ा है, उसी न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट, उसी न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट। और 3 पे क्या जुड़ा है, तो आप कहोगे 3 पे भी फॉस्फेट जुड़ा है लेकिन किसी और न्यूक्लियोटाइड का, दी अदर न्यूक्लियोटाइड, जो पास वाला न्यूक्लियोटाइड है उसका फॉस्फेट जुड़ा है तीसरे प्राइम कार्बन पे। देखो तीसरा कार्बन, ये फॉस्फेट जुड़ा है इस पे। तो अब जाके यहाँ पर ये जब दो न्यूक्लियोटाइड्स में, केवल अभी इन दोनों की बात करता हूँ, ये दो न्यूक्लियोटाइड्स है, देखो आप, ये फॉस्फेट किसका है, 5वें कार्बन पे जुड़ा है तो इसका, और ये फॉस्फेट 5वें कार्बन पे तो ये इसका हो गया। अब यही फॉस्फेट इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में क्या बना देगा, एक कनेक्शन, ये जाके जुड़ जाएगा दूसरे न्यूक्लियोटाइड की राइबोज शुगर के तीसरे कार्बन पे। समझ में आया? तब जाकर अब यहाँ पे क्या बन गया, अब आप इस स्ट्रक्चर को कहोगे डाई न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि दो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी है। और जब इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिल जाते हैं तो बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर? अब मैं चलता हूँ इनके नाम पे। देखो ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में दे रखी है। एनसीईआरटी ने क्या किया कि न्यूक्लिक एसिड्स अलग से समझाया, और एक एनसीईआरटी ने एक अलग ही पैराग्राफ समझाया नेचर ऑफ बॉन्ड करके। उसमें उन्होंने जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं बायोमोलिक्यूल्स में, कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है। पर मैंने वो चीज़ें यहीं पे शामिल की हैं आपके। ये देखो आप, ये क्या है, फॉस्फोरिक एसिड। अब आप इस चीज़ को समझना, थोड़ी केमिस्ट्री बता रहा हूँ मैं आपको। फॉस्फोरिक एसिड, अब ये फॉस्फोरिक एसिड जब राइबोज शुगर पे जाकर बाइंड होता है तो ये बाइंड होता है उसके OH ग्रुप के साथ में, है ना। ये देखो आप, ये सारे OH ग्रुप है, ये यहाँ पे, ये देखो आप, ये मैंने आपको शुगर दिखाया था, ये शुगर में देखो आप, ये तीसरा कार्बन OH, 5वां कार्बन OH, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, OH। तो जब फॉस्फेट जुड़ता है तो फॉस्फेट बॉन्ड बनाता है उसके OH ग्रुप के साथ। अब आपने केमिस्ट्री में अच्छे से पढ़ा है कि एक एसिड और एक एल्कोहल, OH ग्रुप क्या है, एल्कोहल। जब एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, एस्टर बॉन्ड। क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड। तो यहाँ देखो ये फॉस्फेट इस 5वें कार्बन के साथ क्या बना रहा है, एस्टर बॉन्ड। समझना अच्छे से, ये एक एस्टर बॉन्ड। और लेकिन जब मैं डाई न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा हूँ तो इसमें यही फॉस्फेट इस तीसरे कार्बन के साथ भी क्या बना रहा है, एस्टर बॉन्ड। तो आपको कितने एस्टर बॉन्ड दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 एस्टर बॉन्ड दिख रहे हैं, एक 5वें कार्बन के साथ और एक तीसरे कार्बन के साथ में। यानी कि आप ये कह रहे हो कि एस्टर बॉन्ड कितने हैं, 2 एस्टर बॉन्ड है, इसलिए हमने कह दिया इसको डाई एस्टर। डाई मीन्स 2, और कौन बना रहा है, फॉस्फेट ग्रुप। यानी कि इस बॉन्ड का नाम क्या हो गया, फॉस्फोडाई एस्टर बॉन्ड। ये पूरा बॉन्ड कह रहा हूँ मैं ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा कितने, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहलाता है। ये देखो, ये एक एस्टर, ये एक एस्टर, ये पूरा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब एनसीईआरटी की लाइंस देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहती है कि इन अ न्यूक्लिक एसिड अ फॉस्फेट मोइटी, यानी एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल 3 लिंक्स 3 प्राइम कार्बन ऑफ 1 शुगर, यानी एक शुगर के 3 प्राइम कार्बन पे जुड़ता है, ऑफ 1 न्यूक्लियोटाइड, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड की शुगर के साथ 3 प्राइम कार्बन पे बॉन्ड बनाता है, टू दी 5 प्राइम कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? यानी कि वो बेसिकली लिंक कर रहा है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है किस किस को, एक शुगर के 3 प्राइम कार्बन को और दूसरी शुगर के 5 प्राइम कार्बन को लिंक करने का काम करता है फॉस्फेट। इस बॉन्ड को जो एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी अल्कोहल ग्रुप और फॉस्फेट यानी फॉस्फोरिक एसिड के बीच में बन रहा है, एसिड और अल्कोहल के बॉन्ड को कहा जाता है एस्टर बॉन्ड। और बिकॉज आइदर साइड यानी दोनों तरफ अगर देखा जाए तो एक एस्टर बॉन्ड है ना, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इसलिए इसको नाम दिया गया है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये सिंपल सा लॉजिक जो एनसीईआरटी ने अपनी लाइंस में समझाया। देखो एनसीईआरटी की लाइंस थोड़ी टिपिकल लाइंस होती है, इसलिए हमें थोड़ी समझ में नहीं आती, बट अगर उसको अच्छे से डायग्राम के साथ समझा जाए तो एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से हमें समझना है, रटना नहीं उसे। चलो अब बात करते हैं हम डीएनए की, यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब एक जैसा अभी हमने कहा कि डीएनए में 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होगी, ये पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हो गई और ये एक और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब हम इसे आपस में कर देंगे लिंक। नाइट्रोजनस बेसिस देखो हमने क्या कहा था कि थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन और एडिनाइन,
एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का थाइमिन सामने वाले एडिनाइन के साथ बाइंड होगा, यानी जो बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, वो बनेंगे केवल G और C के बीच में और T और A के बीच में। हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये देखो मैं बॉन्ड दिखाता हूँ आपको, ये देखो T और A के बीच में, यानी एडिनाइन और थाइमिन नाइट्रोजनस जो बेसिस है उनके बीच में केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि C और G के बीच में टोटल 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा, जो इस डायग्राम में काफ़ी क्लियर मैं आपको शो कर रहा हूँ। G और C के बीच में कितने? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। C और G के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, A और T के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ऐसा नहीं है कि इसका भी लॉजिक नहीं है, इसका भी रीज़न है कि क्यों T और A के बीच में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और G और C के बीच में 3 होते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको मैंने और डिटेल में, मैंने DNA पे सारे वीडियोस डिटेल में अपलोडेड हैं सारे, आप चाहो तो डिटेल्ड वीडियोस वहाँ देख सकते हो। तो उनका स्ट्रक्चर ही ऐसा रहता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स G और C के बीच में 3 बन जाते हैं, जबकि T और A के बीच में 2 ही बन पाते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो उसको आप समझें, आप इनके एंड की बात करते हैं। देखो हमने प्रोटीन्स पढ़ा तो उसमें भी हमने एंड बताया कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है। शुगर पढ़ा लास्ट टाइम, पॉलीसेकेराइड, तो भी हमने कहा था कि रिड्यूसिंग एंड राइट वाला होगा, नॉन रिड्यूसिंग लेफ्ट वाला होगा। तो यहाँ पे भी हमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो चेन्स है उनके एंड पता करने हैं। देखो ये एक तरफ वाला एंड है और एक ये तरफ एंड, बहुत आसान है, बहुत आसान है। मैं क्या कह रहा हूँ, फॉस्फेट बॉन्ड एक तीसरे कार्बन पे जुड़ता है और एक 5वें कार्बन पे जुड़ता है। 5वां कार्बन उसी न्यूक्लियोटाइड का और तीसरा कार्बन दूसरे वाले न्यूक्लियोटाइड का। क्लियर है? अब आप यहाँ देखो, इस एंड पे अगर आप गौर से देखोगे तो फॉस्फेट 5 प्राइम वाले के साथ में जो है जुड़ गया, 3 प्राइम वाले के साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। जबकि यहाँ पे इस एंड पे ये जो तीसरा वाला कार्बन है इस पे फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ। यानी कि आप यहाँ देखो, यहाँ पे फ्री वाला एंड कौन सा है? 5 प्राइम एंड फ्री है, जबकि इस न्यूक्लियोटाइड का 3 प्राइम पे फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। फ्री कौन सा है? 5 वाला। अरे 5 पे फॉस्फेट जुड़ा है क्यों? क्योंकि ये इस न्यूक्लियोटाइड का पार्ट है, पर ये दूसरे वाले का जो न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ नहीं जुड़ा। यानी यहाँ पे 5 प्राइम वाला फॉस्फेट क्या है? फ्री। और यहाँ पे 3rd कार्बन वाला OH फ्री है, यानी यहाँ पर फॉस्फेट नहीं जुड़ा हुआ है। तो जिस तरफ तीसरे नंबर वाला कार्बन फ्री है उसको आप कहते हो 3 प्राइम एंड, और जिस तरफ 5वें नंबर का फॉस्फेट फ्री है उसको आप कहते हो 5 प्राइम एंड। समझ में आया? और याद आपको नहीं रहता तो आप इसको ऐसे समझ लो, देखो फ से 5 याद करने का तरीका बता रहा हूँ, और फ से फॉस्फेट, बस। यानी 5 प्राइम एंड कौन सा होगा? जिस पे फॉस्फेट फ्री हो, 5 प्राइम कार्बन वाला, और 3 प्राइम कार्बन जिस पे तीसरे कार्बन का OH फ्री हो। और प्रॉपर अगर नाम दे तो इसको नाम दिया जाता है फॉस्फोराइल एंड कहते हैं इसको, और इसको हाइड्रोक्सिल एंड भी कहते हैं। ठीक है, ये और डिटेल में अगर हमें जाना हो तो समझ में आया? अब ये जो 2 स्ट्रैंड्स आपको दिख रहे हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स दिख रही है, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का 5 प्राइम दूसरे वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के तीसरे प्राइम के सामने आएगा। यहाँ देखो आप, ये तीसरा कार्बन ये फ्री है, जबकि फॉस्फेट दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो आप, 5 प्राइम कार्बन का जो फॉस्फेट है वो फ्री है, तो ये 5 प्राइम एंड इस तरफ आएगा। तो जो 5 प्राइम एंड है ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स कहते हैं इनको, यानी ये 5 प्राइम एंड ऑपोजिट रहेगा। इसको ऐसे समझो जैसे एक ये स्ट्रैंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये अगर इसका 3 प्राइम एंड है तो ये ऑपोजिट वाले का 3 प्राइम एंड इस तरफ होगा, और ये इस तरफ है तो ये इस तरफ हो। इसलिए ऐसा कहते हैं हम कि जो डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, जो डीएनए के जो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। उसका पीछे का रीज़न ये है कि इनका 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड के सामने रहता है। एनसीईआरटी का फिगर देखते हैं हम लोग एक बार, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एनसीईआरटी का फिगर नंबर 9.5। ये यहाँ पे इन्होंने, ये देखो आप, एंटी पैरेलल नेचर शो करता हूँ मैं आपको। ये 5 प्राइम एंड है इसका, और ये इसी स्ट्रैंड का 3 प्राइम एंड, ठीक है। और इसके 5 प्राइम के सामने दूसरे वाले स्ट्रैंड का 3 प्राइम आ गया, और इसके 3 प्राइम के सामने दूसरे वाले का 5 प्राइम आ गया। ये एंटी पैरेलल नेचर। इसको यहाँ पे एनलार्ज करके दिखाया एनसीईआरटी ने। तो एनसीईआरटी कह रही है कि यहाँ पर ये थाइमिन और एडिनाइन कितने बॉन्ड्स हैं? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये याद रखना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आप लोगों को चीज़ें सब कुछ क्लियर है। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अब हम बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की। तो जब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो यूं तो डीएनए के बहुत सारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन जो हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं वो है वाटसन क्रिक मॉडल, है ना। यूं तो न्यूक्लिक एसिड्स बहुत सारे अलग अलग सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बनाती है, लेकिन अब हम जो मेजॉरिटी यहाँ पे इस लेवल पे हम जो पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं वाटसन क्रिक मॉडल, ठीक है, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। तो ये वाटसन क्रिक मॉडल है जो कहते हैं कि दो स्ट्रैंड्स होते हैं, दोनों हेलिकल रहते हैं और एक स्टेयर केस की तरह एक दूसरे से घूमते हैं, और इसमें जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे इन्होंने जो ये बताया है ये तो हो गया स्ट्रैंड, और ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये है नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस हो गए, और इन नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो लैडर के स्टेप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ये कलर से रिप्रेजेंट कर दिया है ये सारा अलग अलग, ठीक है, और इसको कहते हैं बैकबोन। इसका मतलब समझें आप, जैसे हम कोई लैडर की बात करते हैं ना, सीढ़ी की बात करो, ये सीढ़ी रहती है, तो ये सीढ़ी है समझो आप कोई, तो ये जो सीढ़ी रहती है उसमें इनको तो कहते हैं आप स्टेप्स, जिन पे आप पाँव रख के चलते हो उनको तो कहा जाता है स्टेप्स, और ये जो साइड का रहता है जो इसका मेन फ्रेमवर्क बनाता है उसको कहा जाता है बैकबोन। तो ये और ये क्या है, बैकबोन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डीएनए का बैकबोन किससे बनता है, तो बैकबोन तो ये है, तो इस बैकबोन में क्या प्रेजेंट है, इस बैकबोन में प्रेजेंट है शुगर और फॉस्फेट। बिल्कुल सही बात है ना। आप यहाँ देखो ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये बैकबोन हो गया। नाइट्रोजनस बेसिस तो अंदर की तरफ है, यहाँ पे ये स्टेप का फॉर्मेशन कर रहे हैं, सीढ़ी का स्टेप ये बना रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस, ये स्टेप बन रहे हैं, देखो ये बन रहे हैं स्टेप, और जो बैकबोन है यानी जो स्ट्रैंड वाला काम है वो इससे बनेगा, इससे शुगर फॉस्फेट इस तरह से। तो आप जब इसको स्टडी करोगे तो ये जो बैकबोन बनी है वो इस तरह से बनी है, शुगर फॉस्फेट शुगर, इस तरह से ये बैकबोन बनता है। तो बैकबोन किसका बनना है, शुगर फॉस्फेट का, और स्टेप्स जो है वो किसके बन रहे हैं, वो बन रहे हैं नाइट्रोजनस बेसिस के। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है जो आपको याद कर रहे हैं। तो वाटसन क्रिक मॉडल क्या कहता है कि डीएनए डबल हेलिक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के जो दो स्ट्रैंड्स हैं ये एंटी पैरेलल है, यानी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं, यानी 3 प्राइम के सामने 5 प्राइम, 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है यहाँ पे। और इस मॉडल की बात करें तो बैकबोन किसका बनता है, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन का। ये देख लो, वापस बता देता हूँ एक बार, ये बैकबोन हो गया इसका, ये हो गया बैकबोन, ये फॉस्फेट शुगर, ये बैकबोन है इसका, ठीक है। और नाइट्रोजनस बेसिस आर प्रोजेक्टेड मोर और लेस परपेंडिकुलर टू दिस बैकबोन, ये बैकबोन और इस बैकबोन के परपेंडिकुलर, करीब परपेंडिकुलर, ये देखो ये बैकबोन, ये ऐसी बैकबोन हो गई, और नाइट्रोजनस बेसिस उसके करीब परपेंडिकुलर रहते हैं इस बैकबोन के, लेकिन इनका फेस अंदर की तरफ रहता है ना। ये तो बाहर की तरफ हो गया स्ट्रैंड्स, और अंदर की तरफ प्रेजेंट रहते हैं ये नाइट्रोजनस बेसिस और उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एक स्ट्रैंड का ए और जी बेस पेयरिंग करता है सामने वाले की टी और सी के साथ में, यानी ए टी के साथ में और जी सी के साथ में, इसलिए उन्होंने एनसीईआरटी में लिख दिया रेस्पेक्टिवली। देखो सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइंस हैं। अब लाइंस का एक एक टर्म आपको समझ में आए इसलिए मैं ये लाइंस यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, बाकी तो मैंने सब समझा ही दिया आपको। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से ए और टी के बीच में और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जी और सी के बीच में, और स्ट्रैंड अपीयर्स लाइक अ हेलिकल स्टेयरकेस, ऐसा लगता है जैसे एक सीढ़ियाँ बनी हो रिवॉल्विंग टाइप, ऐसा स्ट्रैंड दिखाई देता है। और ईच स्टेप ऑफ एसेंट, यानी जो चढ़ने का स्टेप है हमारा सीढ़ियों पे जैसे हम चढ़ते हैं, तो वो किससे बनती है, वो बनती है पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के। अब हम यहाँ पे बात करते हैं बी डीएनए की। देखो बी डीएनए, पहले मैं बताता हूँ ये बी डीएनए है क्या। तो देखो क्या होता है कि डीएनए में कुछ मेजरमेंट्स रहते हैं जो मैं अभी आपको बताऊँगा थोड़ी देर में। ये मेजरमेंट्स अलग अलग डीएनए में थोड़ा अलग अलग टाइप की रहती है, मतलब केवल इन मेजरमेंट्स के बेस पे डीएनए के अलग अलग टाइप्स हैं जिनका हमने इस तरह से नाम रखा है अल्फ़ाबेटिकली। तो जो सबसे कॉमन डीएनए जिसकी हम स्टडी करते हैं वो है बी डीएनए। और बी डीएनए के आप जितने भी अब फीचर्स मैं आपको बताऊंगा ये सारे फीचर्स किसके हैं, बी डीएनए के। और इसके अलावा जो दूसरे डीएनए हैं उनमें जो ये जो है ना मेजरमेंट्स ये थोड़ी अलग रहती है। अब बाकी डीएनए का नाम एनसीईआरटी ने नहीं लिया है तो मैं भी डिटेल में नहीं जाना चाहता, केवल बी डीएनए की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं बी डीएनए के पिच की। पर पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि पिच ऑफ डीएनए क्या होता है, यानी पिच का मतलब क्या होता है। देखो पिच का मतलब क्या होता है, इसको अगर हम समझें अच्छे से तो आप ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हेलिक्स रिवॉल्व हो रहा है, ये मैं इस स्ट्रैंड की बात कर रहा हूँ ना, ये स्ट्रैंड यहाँ से रिवॉल्व होना चालू हुआ इस तरह से,
ये यहाँ पे टर्न लिया इसने, ये टर्न लिया यहाँ पर इसने, ये टर्न लेकर यहाँ आया और ये टर्न लेकर यहाँ पे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्ट्रैंड रिवॉल्व हुआ है, हुआ। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे ये वापस उसी तरह से रिवॉल्व होगा जिस तरह से ये इस पॉइंट ए पे हुआ है शुरू। ये देखो, अब ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। अब पॉइंट बी से ये वही उसी तरह का टर्न लेगा जिस तरह का टर्न उसने पॉइंट ए पे लिया है। तो ये जो लेंथ रहती है इसको हम कहते हैं पिच ऑफ डीएनए। यानी अब वो पॉइंट जहाँ से वो टर्न रिपीट होगा वापस, तो उन दो पॉइंट्स के बीच का जो स्पेस कहलाता है, जो लेंथ कहलाता है, उसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ द हेलिक्स या फिर पिच ऑफ डीएनए। और ये जब हमने लेंथ मेजर की तो ये आई है करीब 3.4 नैनोमीटर, और इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, नैनोमीटर इज 10⁻⁻⁹ मीटर। मैं कन्वर्जन बता देता हूँ सारा, ये ध्यान रखना है आपको। नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, और ये जो रहता है ये यूनिट, इसको हम कहते हैं एंगस्ट्रॉम। दिस इज एंगस्ट्रॉम, और ये रहता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये कन्वर्जन आपको ध्यान रखना है। पिच ऑफ डीएनए कितना है? 3.4 नैनोमीटर। और एक पिच ऑफ डीएनए में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल 10 बेस पेयर्स आते हैं यहाँ पे, है ना। ये सब बी डीएनए के फीचर बता रहा हूँ मैं आपको। एक पिच में कितने बेस पेयर्स है? टोटल 10 बेस पेयर्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस बताओ, दो बेस पेयर्स यानी कि ये दो, इनके बीच का स्पेस कितना होगा, तो आसान है भाई। एक पिच का लेंथ 3.4 नैनोमीटर है और एक पिच में 10 बेस पेयर्स होते हैं, तो दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ? क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। ये जो डिस्टेंस आप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये सारे डिस्टेंस सेम रहते हैं। तो इनके बीच के अगर डिस्टेंस आपको निकालने हो तो आप इसको डिवाइड बाय 10 कर दो, है ना। हर बेस पेयर्स के बीच के डिस्टेंस सेम है, तो दो बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? 3.4 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 10। 10 क्यों? क्योंकि एक पिच में 10 बेस पेयर है और एक पिच का लेंथ 3.4 नैनोमीटर है, यानी कि दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस आता है 0.34 नैनोमीटर। ये आपको सीधा सीधा याद करना। आप इतना नहीं याद करें, आप बस ये याद करो 3.4 नैनोमीटर पिच याद कर लो, और 10 बेस पेयर है तो उसको 10 से डिवाइड करके आप आंसर निकाल सकते हो। अब एनसीईआरटी की लाइन्स देखते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि देयर आर मोर देन डजन फॉर्म्स ऑफ डीएनए। डीएनए के डजन से भी ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं। 1 डजन इज 12, यानी 12 से ज़्यादा फॉर्म्स होते हैं डीएनए के, और इनकी नेमिंग की जाती है आफ्टर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, है ना। और सबका यूनिक स्ट्रक्चरल फीचर्स है, और जो हम लोग ने यहाँ पे स्टडी किया वो सारे फीचर्स किसके हैं? बी डीएनए के। रिमेंबर, एनसीईआरटी ने प्रॉपर तरीके से ये एक्सप्लेन किया है बी डीएनए को, और जो फीचर्स क्या है बी डीएनए के, जो हमने अभी आपको सारा समझाया, ये सारे फीचर्स बी डीएनए के हैं। और उसके अलावा ये कह रहा है कि एट ईच स्टेप ऑफ असेंट द स्ट्रैंड टर्न्स 36 डिग्री, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक स्टेप पर कितना घूमता है? ये 36 डिग्री, यानी यहाँ से वापस यहाँ तक 36 डिग्री। तो इस तरह से हर स्टेप पे आपको 36 डिग्री का स्ट्रैंड जो है घूमता हुआ दिखाई देगा। 1 फुल टर्न ऑफ द हेलिकल स्ट्रैंड वुड इन्वॉल्व 10 स्टेप्स और 10 बेस पेयर्स। हेलिक्स का एक पूरा टर्न जिसको हमने पिच कहा, उसमें कितने स्टेप्स हैं? 10 या फिर 10 बेस पेयर्स है। और हर बेस पेयर पे आप कितना राइज करोगे, यानी कि कितना डिस्टेंस है हर बेस पेयर पे, तो हमने निकाला 0.34 नैनोमीटर, और एंगस्ट्रॉम में लिखा है एनसीईआरटी ने तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। देखो, आप दोनों में याद नहीं रखो, आप केवल नैनोमीटर में याद रखो, क्योंकि इसको अगर आप एंगस्ट्रॉम में याद करोगे और पिच को नैनोमीटर में याद करोगे तो दोनों 3.4 आ रहा है। ये 3.4 नैनोमीटर, ये 3.4 एंगस्ट्रॉम, कंफ्यूज हो जाओगे बुरी तरह। तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है इस चक्कर में। आप क्या याद रखो? 3.4 नैनोमीटर पिच की वैल्यू है, बस। तो ये था एवरीथिंग अबाउट न्यूक्लिक एसिड। इसमें मैंने एनसीईआरटी ने अलग अलग सेक्शंस में इसको एक्सप्लेन कर रखा था, तो वो सारा मैंने एक साथ ही आपको यहाँ पर पढ़ा दिया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल और मेल आईडी पे भी मुझसे आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों की स्टडी के लिए, तो ज्वाइन करें हमारे चैनल को, ताकि आपको इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोज़ का एक्सेस ईजीली मिल सके। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।